अस्सलाम वालेकुम। हम अपने पास पेपर्स के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। आज 3247 का P2 है, वो हम सॉल्व करते हैं। 2024 का पेपर है। आए देखें हम इसको किस तरह से अच्छा सा हल कर सकते हैं। टॉप शीट हमारे सामने है, सब इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। इस पेपर के साथ एक इंसर्ट भी होता है। ये 2 घंटे का पेपर है और हमें पता है कि हमने ब्लू पेन इस्तेमाल करना है या ब्लैक कर सकते हैं। किसी भी बार कोड पे हमने नहीं लिखना और अपना सेंटर, नंबर, नेम सब कुछ बहुत ध्यान से लिखना है, रीचेक कर लेना है। किसी किस्म की कोई लुगत या डिक्शनरी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें जवाब के लिए कोई मज़ीद पेजेस जो हैं वो चाहिए हों, दरकार हों, तो इस जो हमारा पेपर है, बुकलेट है इसके आखिर में जो है वो पेजेस दिए गए होते हैं। और इसके कुल 50 मार्क्स का ये पेपर है। हर सवाल के नंबर सवाल के सामने दर्ज हैं। ये वो इंसर्ट है जो हमें इस पेपर के साथ मिलता है, अनदेखा इक़्तिबास। हम देख लेते हैं इसकी इंस्ट्रक्शंस को एक दफ़ा के। इसमें आप इन सफ़ात पर भी लिख सकते हैं और ख़ाली जगहों को प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग क्या होगी? बिल्कुल, खाका, यानी जो हम एक वेब बनाते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। और हम देखते हैं कि सवाल क्या है कि नज़म को गौर से पढ़िए, फिर सवाल नंबर 1 का जवाब पेपर पर लिखिए। नज़म का टाइटल दिया गया है कुर्सीनामा और नज़म जो है वो बड़ी दिलचस्प नज़म है कि इंसान का हर ऐप छुपा देती है कुर्सी, बुद्धू को भी ज़ीशान बना देती है कुर्सी। तो ये सारी हम देख रहे हैं कुर्सी की रदीफ़ है और छुपा, बना, जगह, बढ़ा, ये सारी जो हैं इसके काफ़ी हैं। और नज़म में मज़ीद कौन सी फ़नी खूबियाँ हो सकती हैं, वो सब भी जो है हम इसको गौर से देखें। आखिरी शेर हम देखें, न्याज़, इसमें तखल्लुस भी इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा इसमें फ़नी खूबियाँ भी हम देखेंगे। और पहले हम इसका ज़रा सवाल देख लेते हैं। जी, सवाल है कि रीडिंग के किताबचे में नज़म को पढ़िए और फिर सवाल नंबर 1 का जवाब इस पेपर पर लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि नियाज़ सवाती की दी गई नज़म कुर्सीनामा को गौर से पढ़िए। इस नज़म में शायर ने किस तरह तंज़ो मिज़ाह और मंज़र निगारी से लोगों के बदलते हुए हालात को बयान किया है। अब क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नज़म में शायर ने किस तरह तंज़ो मिज़ाह और मंज़र निगारी से लोगों के बदलते हुए हालात का ज़िक्र किया है। अब तंज़ो मिज़ाह और मंज़र निगारी ये दोनों क्या हैं? फ़नी खूबियाँ हैं या फ़िक्री महासिन है? बिल्कुल ठीक है, ये दोनों फ़नी महासिन हैं कि वो फ़न, वो असलूब जिससे कोई भी शायर जो है वो अपने फ़िक्र का यानी अपने पैगाम का इज़हार कर रहा है। तो उसने अब लोगों के बदलते हुए हालात जो हैं वो उसका फ़िक्र है, वो उसका मैसेज है, वो कन्वे कर रहा है जो कारी तक, रीडर तक। और फ़न उसका क्या है? तंज़ो मिज़ाह और मंज़र निगारी। तो हमारा सवाल जो है उसकी डिमांड हमसे फ़न और फ़िक्र दोनों के हवाले से कर रहा है। नीचे देखते हैं कि आपका जवाब 300 से 350 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। आप अपने जवाब के लिए निकात से मदद ले सकते हैं। मज़ाह निगारी, मंज़र कशी, ये दोनों चीज़ें सवाल में भी हैं। इंसानी किरदार में तब्दीली, यानी इंसान जो, हमें ये अंदाज़ा हो गया कि लोगों के जो है ना वो हालात कैसे बदल जाते हैं, इस हवाले से उसने बात की है। और कुर्सी नामा चूँकि नज़म का उन्वान है, तो जो कुर्सी नामा है, कुर्सी क्या है यहाँ पर? एक जो है एक अलामत है माशरे में किसी भी मुकाम पर पहुँचने का, किसी भी हैसियत पर होने का, किसी ऊंचे दर्जे पर होने का। तो ये हम देखते हैं, ये एक हमारे ज़हन में कीमत सा आ गया। अब नज़म की तरफ दोबारा मैं नहीं जाऊंगी। आप ये पास पेपर जो है मैं लिंक रख दूंगी इसका, आप इसको देख सकते हैं गौर से। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं उस तरफ अब बढ़ रही हूँ। ये 20 नंबर का सवाल है और सवाल नंबर 2 पे भी आप देख रहे हैं कि लाइनें हैं, 3 पर भी हैं। हम यहाँ पर अपना जवाब लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब वो जो कहा था ना कि एक अपना हम एक खाका बनाएंगे, अपनी वर्किंग करेंगे, वो वर्किंग ये हमारे सामने है। अनदेखे इक़्तिबास को बहुत बेहतर है कि बेटा आप इसको 4 पैराग्राफ में करें, क्योंकि इसकी एक वर्ड लिमिट होती है। हमने इसको एक जो है ना हद अल्फाज के अंदर इसको हमने मुकम्मल करना होता है। तो बेहतर है कि हम इसको 4 पैराग्राफ में करें। सबसे पहले हम देखें कि हमने इसको 300 से 350 अल्फाज में करना है, तो हम इसको 4 पैराग्राफ में बहुत अच्छा हम अपनी वर्ड लिमिट को मैनेज कर लेंगे। पहला पैराग्राफ जो है, स्टार्ट हमेशा क्या करें कि अनदेखे इक़्तिबास में आप अगर जो है वो नसर का हिस्सा है तो मुसन्निफ़ का जो है असलूब, उस पर एक ओवरऑल बात कर लें। और चूँकि ये नज़म है तो हम यहाँ शायर के असलूब पे बात करेंगे कि शायर का असलूब जो है वो तंज़ो मिज़ाज से भरपूर है,
ठीक है। और ये एक दिलचस्प इक़्तिबास है, इस तरह हम शायर के असलूब का थोड़ा तारुफ़ कर देंगे। और इबारत जो इक़्तिबास है यानी जो इबारत है उसकी मुख्तसर सी तलख़ीस बता देंगे। अब मुख्तसर तलख़ीस दोनों का मतलब ये है कि बहुत छोटा सा करके हम उसका एक थीम बताएंगे कि बेसिकली ये है किस हवाले से। तो ये हमारा फाउंडेशन का या आगाज़ का या पहला पैराग्राफ जो है ये हो जाएगा। फिर हम दूसरे पैराग्राफ में आएंगे। चूँकि हमें जो क्वेश्चन था वो हमसे फ़न और फ़िक्र दोनों के बारे में सवाल कर रहा था, लिहाजा हम फ़न और फ़िक्र दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो दूसरे सवाल में हम देखें नज़म के काफ़िया, रदीफ़ पे बात करेंगे, उसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल है और उन पे ये हमने फ़न की खूबियाँ निकाली हैं, फ़नी महासिन, और दुनिया में जो कुर्सी की हैसियत है उस पर बात करेंगे। क्योंकि उसने कहा कि लोगों के बदलते हुए हालात या इंसानी किरदार में तब्दीली कैसे आती है इस कुर्सी की वजह से, तो हम उस पर बात करेंगे। और फिर उसका रेफरेंस हवाला कोट कर देंगे। हमेशा हवाला देने से पहले मेंशन करें कि इक़्तिबास से हवाला देखिए और फिर आप अगली सतर में उसको बड़ा क्लियर सा अच्छा सा जो है ना वो प्रोमिनेंट करके हवाला दें। तीसरे पैराग्राफ में जब हम आएंगे तो हम फिर मिज़ानिगारी पे बात करेंगे। अलामत, कुर्सी जो बतौर अलामत इस्तेमाल हुई है उस पे बात करेंगे। ये फ़न की खूबियाँ हो जाएंगी, सनत एहाम का इस्तेमाल है इसमें, और मंजर कशी। चूँकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिज़ानिगारी और मंजर कशी जो है वो किस तरह से की गई है, और साथ हम उसका एक रेफरेंस भी कोट करेंगे जिस तरह से हम बात कर रहे होंगे कि कुर्सी दुनिया में लोगों के, इंसानों के हालात को किस तरह बदल देती है, उस मंजर कशी की बात करके उसका हवाला हम दे देंगे। फिर हमारा चौथा पैराग्राफ जो होगा वहाँ हम शायर के लबो लहजे यानी उसकी टोन की बात करेंगे। अब उसका लबो लहजा क्या है, तंज़ो मज़ाह से भरपूर है, ठीक है, और सहले मुमतना की कैफियत लिए हुआ है। क्योंकि आप दोबारा अगर इंसर्ट पे नज़र डालेंगे तो आपको इसमें मुश्किल अल्फाज नज़र नहीं आ रहे, आसान रवां ज़ुबान है, ठीक है। तो हमें इसमें सहले मुमतना की कैफियत जो है वो नज़र आती है, यानी इतना आसान जिसको मज़ीद आसान करने की ज़रूरत बाकी ना रहे। और इंसान का किरदार जो है वो इक़्तिबास का एक निचोड़, एक रैपअप है, क्योंकि हमारा आखिरी पैराग्राफ है, और एक हवाला दे देंगे। 3 स्टैंडर्ड हवाले जो है ना होने चाहिए हमारे अंदर के इक़्तिबास के जवाब में। तो इस वर्किंग से, इस खाके से काफ़ी हद तक हमें क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। कोशिश करें बहुत अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जितने हमने मुहावरात याद कर रखे हैं उनको भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जहाँ हम इस्तेमाल कर सकें करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो फ्रेज़ करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह इक़्तिबास में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्सा बे यानी शायरी। हिस्सा बे में से किसी एक सवाल का जवाब तहरीर कीजिए। अब सवाल नंबर 2 और 3 है हमारे पास, हमने कोई एक सवाल करना है। 15 नंबर का सवाल है, शायरी में से है। पहला सवाल है कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने अपने कतात में माशरे के ख़राब हालात का किस तरह से ज़िक्र किया है। निसाब में शामिल कतात के हवाले से बहस कीजिए। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। कतात आ गए हैं हमें इस पास पेपर में। अब जो है उसमें सवाल क्या बात कर रहा है कि माशरे के ख़राब हालात का किस तरह से ज़िक्र किया है। अब ख़राब हालात शायर का फ़िक्र है, यानी जो वो मैसेज देना चाह रहा था, जो पैगाम कारी को देना चाह रहा था, किस तरह से उसका फ़न भी आ गया। तो हम फ़न और फ़िक्र दोनों को सामने रखते हुए जो है ना इस सवाल को देखेंगे। और चॉइस में क्या है, दूसरा सवाल मोमिन का है कि मोमिन खान मोमिन की गज़लों में ज़ुबान व बयान की सादगी और दिलकशी है। निसाब में शामिल गज़लों के हवाले से बहस कीजिए। अब ये जो सवाल है गौर करें तो ज़ुबान व बयान की सादगी और दिलकशी, तो ये फ़न का सवाल है या फ़िक्र का? करेक्ट, ये फ़न का सवाल है, ठीक है। इसमें हम फ़नी खूबियाँ बताएंगे, जो मोमिन की गज़लों में हमें फ़नी महासिन नज़र आते हैं उनकी हम बात करेंगे। सफ़ा नंबर 5 पे भी लाइनें हम अपना आंसर लिख सकते हैं। दोनों सवाल आपके पास चॉइस है, आपने एक करना है। मैंने दोनों की वर्किंग कर दी है, दोनों के खाके हमारे सामने हैं कि हम इनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड यही है कि 5 पैराग्राफ में लिखें, 3 हवाले ज़रूर दें, ठीक है। पहला पैराग्राफ आप देख लें, कतात का भी है कि मुसन्निफ़ का जो है अंदाज़े बयान उस पर बात की गई है, और फिर कतात के मौज़ूआत, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन का पैराग्राफ होता है। यहाँ पे हम मोमिन का भी देखें तो शायर का अंदाज़े बयान एक तारुफ़ है, और गज़लियात के मौजू जो हैं वो उनका एक उनकी फाउंडेशन बना दी है। फिर बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे पैराग्राफ में हम हवाले देंगे, और वहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो हम पूरी कर रहे हैं। फ़न किया तो फ़न के हवाले से, फ़न व फ़िक्र दोनों हैं तो उस हवाले से। 5वां पैराग्राफ हमारा जो है कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है। हम रैप अप करते हैं सारी बात को, जो ऊपर हमने सारी बात की होती है, ठीक है, उसका जो है ना एक निचोड़ सामने निकाल देते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लेकर
इनके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो आपका बहुत अच्छा सा जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोज़ आ जाती है, यानी कि नसर पार्ट 3 हमारे पेपर का, पेज नंबर 6 और 7। यहाँ भी हमने सवाल नंबर 4 या 5 में से एक सवाल करना है, 15 नंबर का सवाल है। ये नसर में से आया। देखते हैं गुलाम अब्बास ने अपने अफसाना ओवरकोट में हमें क्या पैगाम देने की कोशिश किया, अफसाने के हवाले से बहस कीजिए। अब यहाँ पे बात है कि अपने अफसाने ओवरकोट में हमें क्या पैगाम दिया, यानी फ़िक्र का सवाल है। तो चूँकि ये सारा अफसाना जो है ये एक ओवरकोट एक अलामती अफसाना है, यानी एक सिंबॉलिक जो है ना, ओवरकोट टाइटल इटसेल्फ भी एक अलामत है, एक उस ऐसी चीज़ की अलामत जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपा लेती है, बहुत सारी हकीकतें, बहुत सारी सच्चाइयाँ छुपा लेती है। तो हमने वो सारी अलामात जो इस अफसाने में, उनके हवाले से ही हमने उसके मुसन्निफ़ के पैगाम पे बात करनी है। चॉइस में हमारे पास और आना घर में मुर्गियों का है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का मज़मून ये इंशाइया है, और आना घर में मुर्गियों का मिज़ान निगारी की बेहतरीन मिसाल है। मज़मून के हवाले से इस बयान पर बहस कीजिए। मिज़ान निगारी यानी ये फ़न के हवाले से ये सवाल, ठीक है। तो हमने दोनों का ही खाका मैं आपके सामने या वर्किंग जो है वो रख देती हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इस खाके के अकॉर्डिंग एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो बहुत अच्छा सा एक जवाब जो है वो आपके सामने आ जाएगा। 3 हवाले एक तनकीदी सवाल में होने चाहिए, और एक स्टैंडर्ड तय रखें कि दूसरे, तीसरे और चौथे पैराग्राफ में आप वो हवाले कोट कर दें, पहले और 5वें पैराग्राफ में हवाला ना दें। बाकी इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर लें, मैं मज़ीद भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन दोनों खाकों को लेकर जो दोनों वर्किंग आपके सामने, इस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम देखते हैं सफ़ा नंबर 8 और 9 है हमारे सामने। ये इजाफ़ी सफ़ात हैं कि अगर आप किसी सवाल के जवाब को मुकम्मल करने के लिए मंदरजा ज़ैल लाइनों वाले सफ़े या सफ़ा या सफ़ात इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप सवालों के नंबर वाज़े तौर पे लिखते हैं। यानी अगर आप इसको सवाल नंबर 3 के लिए सफ़ा नंबर 8 को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत क्लियरली मेंशन करें कि सवाल नंबर 3 जो है उसका जवाब आप वहाँ लिख रहे हैं, ताकि एग्ज़ामिनर को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। इसी तरह सफ़ा नंबर 9 भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 10, 11, 12 ब्लैंक पेजेस हैं, आपको बवक्त ज़रूरत जो है आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरह से इस सॉल्व पेपर के और ये जो वर्किंग हमारे सामने है इसके मुताबिक एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे पेपर से पहले, और पेपर में हम काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। गुड लक।